नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लगातार कई इंटरव्यूज दे रहे हैं और कभी इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा प्रोग्राम में गए थे। कल उन्होंने एक हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ नई बातें उन्होंने फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस और तमाम चीजों को लेकर तो उन्होंने बातचीत की है, लेकिन इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं कि उन्होंने अपनी हिंट दे दिया है कि वो क्या आगे फ्यूचर में करने वाले हैं और अपनी गलतियों के लिए उन्होंने माफी भी मांगा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन नहीं हो सकता। इस बात को उन्होंने पहले भी कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब जजों के लिए एक पद बनाया गया है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या कोई भी रिड्रेसल फोरम जहां पर रिटायर्ड जजेस को पोजीशन दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, पार्लियामेंट ने उस पोजीशन को क्रिएट किया है और अच्छा होगा अगर पढ़े लिखे जजेस, इंटेग्रिटी वाले जजेस अगर उस पोजीशन पे जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या चंद्रचूड़ साहब एक हिंट लोगों को दे रहे हैं कि भाई जल्द अगर उनको कोई पद मिलता है तो उनके बारे में कोई गलत राय ना रखे। और इन सारी चीजों के बाद जब उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सारे उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा आई होप पीपल कैन फॉरगिव मी, यानी कि अपनी गलतियों के लिए वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल 10 नवंबर है, कल वो रिटायर हो जाएंगे, तो मैंने सोचा आज महमूद प्राचा से बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगातार अभी हमने इनके साथ कई इंटरव्यूज किए थे। तो महमूद प्राचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल मुझसे बात करने के लिए थैंक यू एंड यू वेलकम ऑलवेज महमूद। बट मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने माफी मांगी है, क्या महमूद प्राचा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को माफ कर पाएंगे? Very candidly, in a very straight no manner, no, I can't. उन्होंने कहा है अपने इंडियन एक्सप्रेस का, ये हिंदुस्तान टाइम्स का थोड़ा सा उनका मैंने भी इंटरव्यू पढ़ा है। उन्होंने कहा है आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हु आई मे हैव हर्ट। नो, ही हैज हर्ट मी डेफिनेटली and I can't forgive him for that. And why he's hurt me and why I can't forgive him for this, despite I tried my level best. I have been trying since I read this line, but I can't. Because he's not hurt me, he's not done something bad to me personally. He's destroyed this, the Constitution of India. That's why I can't, despite trying my best, him being in the post of Chief Justice of India, I can't forgive him. And so I feel and I know 90% of the lawyer community cannot forgive him. Whatever they may say on his face or in front of the faces of his friends, या अपने दोस्तों के सामने, इनके दोस्तों के सामने, या एक दूसरे से मुंह दिखाई के लिए क्या कहे, लेकिन जैसे ही कोई बात कैंडिडली शुरू होती है बार में, सबसे ज्यादा बुरा, अब मैं घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग चंद्रचूड़ साहब के लिए हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात के लिए जाना चाहता हूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं उनके फेयरवेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन्हें शेम ऑन यू सबके सामने बोलने से रोक नहीं पाऊंगा। और उन्होंने ये हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू देके मेरी बात को, मेरे रिजॉल्व को और भी पक्का कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अभी भी वो बाज नहीं आ रहे, मतलब देश की जनता को धोखा देने से, फ्रॉड करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं अभी भी। और आजकल जो मुझे खबर आई है अंदर की, वो एक ही गाना गा रहे हैं जब से वो कल की फेयरवेल के बाद से, और वो उनके खास बहुत ही प्रिय, जिनको वो फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं और अपना बड़ा मानते हैं, उनके लिए एक गाना गा रहे हैं तब से लगातार। वो वाह दाना तोड़ एक गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, तो वो गाना गा रहे हैं। तो अब ये तो जो उनके प्रिय हैं, जिन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे उनकी और अपने घर के अंदर गणेश जी की आरती करते हुए फोटो छापी थी, अब ये तो उनके ऊपर है, वो वादा तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। लेकिन गाना वो आज यही गा रहे हैं, तो एक ही गाना गा रहे हैं तब से। वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लोगों को अगर नहीं पता होगा तो, लेकिन वो तब से एक ही गाना गा रहे हैं। बट लेकिन आप इतना ज्यादा कहते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको बख्श दिया जाता है, कुछ एक तो ऐसा बिंदु हो जिसमें कि आप उनको माफ कर सकें।
क्या इतनी गलतियां चंद्रचूड़ साहब ने की है कि आप उनको माफ कर ही नहीं सकते? आप क्या इतने हर्ट है चंद्रचूड़ से? मैं नहीं, पूरे देश का एक एक व्यक्ति। देखिए इस पे आप नीलू जी कमेंट्स, आपके भी पिछला मेरा भी आपके जो इंटरव्यू आया था आपके दर्शकों से, और मैं सभी वो 10% लोगों से जो बाहर में भी हैं किसी ना किसी मजबूरी में, जो इनके फेयरवेल में भी गए, और मैं कपिल सिब्बल साहब से भी कह रहा हूं, सीधे सीधे कह रहा हूं, कमेंट्स पढ़ लें, जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं उनके बारे में, कमेंट्स पढ़ लेना। मैं कौन होता हूं बोलने वाला या नहीं बोलने वाला, माफ करने वाला या नहीं माफ करने वाला? इस देश की 90% से ज्यादा जनता, खास तौर पे जो चीफ जस्टिस के पद को और जुडिशरी के इंपॉर्टेंस को समझती है, माफ नहीं कर पा रही इन्हें। कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उस पद पर बैठे थे, कर ही नहीं पा रहे ना। ये अपने आप को कैसे माफ कर पाएंगे, कैसे ये शीशा देख पाते हैं, ये एक रिसर्च करने का विषय है। और ये रुक नहीं रहे हैं। देखिए हमने तो कुछ किया नहीं है ना, कर तो यही रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कारनामे कर तो ये रहे। और अब ये लेटेस्ट हिंदुस्तान टाइम्स का इंटरव्यू, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, और ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनको हिस्ट्री पता है ट्राइब्यूनल्स बने कैसे हैं। ये ट्राइब्यूनल्स सारे नीलू जी बने ऐसे हैं, और इसका इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म जो उनका संविधान तोड़ने के लिए, जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने के लिए, एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम ऐसा बनाने के लिए जहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव है वो सीधे डाला जा सके। ये ट्राइब्यूनल्स उतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट सरकार को आंसरेबल होते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे बड़े क्रिटिसिज्म में से एक ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये ट्राइब्यूनल्स जो क्वासी जुडिशियल हैं, जिसपे सरकारों का दबाव रहता है, वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहे हैं आजकल। ये हिस्ट्री इन्हें मुझसे ज्यादा पता होनी चाहिए, और है भी, लेकिन ये सच बोल ही नहीं सकते। अपनी बात को, झूठी बात को सच करने के लिए ये 70 झूठ नहीं 7000 झूठ बोलेंगे, और बोलने में अच्छे हैं। एक ही चीज इन्हें अच्छी आती है, देखिए, आर्टिकुलेट होना। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे जूनियर्स बहुत सारे इनसे ज्यादा आर्टिकुलेट, इनसे ज्यादा अपनी बात को रखने वाले, और इनसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले मेरे जूनियर्स हैं, जो अभी 2-2, 3-3 साल की जिनकी प्रैक्टिस है, इनसे कहीं ज्यादा। जज में पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो इंसाफ करने वाला हो। बाकी तो 50 हजार मिल जाएंगे आजकल। तो अब तो एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ना, तो ये अपने अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी स्वाव लैंग्वेज में बोलकर, बहुत ही मृदु भाषी बन के, ये धोखाधड़ी है। उसके बाद आप अन्याय कर रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जुडिशरी नाम की संस्था को आप मिट्टी में मिला दे रहे हो। ये है, इससे वो नहीं बच पाएंगे। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल सिस्टम को जानता है वो इन्हें माफ नहीं कर पाएगा। और ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स में जाना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रिब्यूनल्स में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के लिए मर जाना, ट्राइब्यूनल्स के लिए अपनी आत्मा मार लेना, ट्राइब्यूनल्स की लालच में सारे संविधान की धज्जियां उड़ा देना, अपने पद की गरिमा को अपने पैरों तले कुचल देना, अपने ही पैरों तले, ये बुराई की बात है। ये ऐसी बात है जिसके लिए चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो ट्राइब्यूनल्स हैं, अब जो ये लॉजिक दे रहे हैं मैं उसका बता दूं आपको। आप मुझे ये बताइए कि जजों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग जाते, हम ही बाहर में से तो जाते हैं, ऐसी कौन सी खासियत आ जाती है इनमें, क्या आ जाता है इनके अंदर जो ये सबसे ज्यादा सूटेबल है? एक ही चीज, और वो पद के लिए है। और वो आजकल चंद्रचूड़ साहब जैसे जजेस ने, और पिछले 10 सालों में, ऐसा पहले भी होता था, ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन कह के उसको लोग, जो गलत काम जिन लोगों ने, जजेस ने इमरजेंसी के टाइम किए, दूसरे रेजिम्स में किए, वो थोड़े शर्मिंदा से रहते थे। पब्लिकली वो अपनी बात को ऐसे डिफेंड नहीं करते थे, वो चुप हो जाते थे, मतलब मानते थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये दीदा दिलेरी सबसे बड़ा गलत काम करेंगे मोदी जी की तरह, और बोलेंगे भी कि मैं सही काम कर रहा हूं और मेरी इज्जत इसलिए करो क्योंकि मैं जज हूं। ये उचित लॉजिक है? आपकी इज्जत आपकी जजमेंट्स की वजह से की जाएगी, आपके पद की वजह से नहीं। ये बात इनको पता नहीं है, शायद हमें बेवकूफ समझते हैं। महमूद, अगर थोड़ी देर के लिए मैं चंद्रचूड़ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जो बात उन्होंने कही
ट्राइब्यूनल्स के लिए, तो उन्होंने भाई अब वो जगह तो बन गई, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को डिसबैंड तो नहीं कर दिया जाएगा, या फिर कोई और ट्राइब्यूनल हम डिसबैंड तो नहीं कर देंगे। अब अगर वहां पे जजेस की क्वालिफिकेशन है, जजेस को हम वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे बोला है उन्होंने कि भाई ट्राइब्यूनल्स में अगर जजेस जाएंगे तो अच्छा होगा, और अगर पढ़े लिखे जजेस जाए तो वो ज्यादा बेटर हो। पढ़े लिखे, मैंने अभी इसीलिए एग्जांपल दिया। और एक बढ़िया और एग्जांपल देता हूं, मेरे जूनियर्स को छोड़ दीजिए, सैकड़ों हजारों दिल्ली में ही लॉयर्स, एक एक दो दो 5 साल की प्रैक्टिस से कम वाले, मैं आइडेंटिफाई करके दे सकता हूं कम से कम 1000 लॉयर्स जो चंद्रचूड़ साहब से ज्यादा आर्टिकुलेट, पढ़े लिखे, नॉलेजेबल है। 1000 और ये सामने नहीं बैठ सकते 5 मिनट इन बच्चों के सामने, मैं गारंटी देता हूं। मतलब ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ टोटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन बिटवीन, और 1000 बच्चे मैं खड़े कर दूंगा, उसमें से कोई भी चूज कर लेंगे। तो ये तो हो गई इनकी इंटेलेक्ट की बात, उसकी तो बात ही मत करें, काबिलियत की। उसकी बात करेंगे तो ये मुंह के बल गिरेंगे, काबिलियत की तो बात ही मत करें। बात करें इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी इनकी कितनी है ये बता दें, खुद अपने मुंह से बता दें। जो अभी एक इनके गुरु थे, इनसे सीनियर चीफ जस्टिस रहे हैं, वो भी इनसे बेटर थे। उन्होंने क्या कहा था गोगोई साहब ने? उन्होंने एक अच्छी बात कही थी और बुरी बात भी कही थी, और एक ही इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कपिल सिब्बल साहब का नाम लिया था, कुछ जो जुडिशियल मैनेजमेंट करने वाले सीनियर्स हैं उनमें 5-6 में से कपिल सिब्बल साहब का नाम लिया। साथ के साथ उन्होंने ये कहा था, ये जो मुझे राज्यसभा मिली है ये मेरी पद की गरिमा से बहुत छोटी है, यानी कि जो मैंने जजमेंट दी हैं, जो मैंने काम किया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मुझे पुरस्कृत जो किया जा रहा है ये तो बहुत कम है। यानी कि उनसे वादे कुछ और भी बड़े किए गए थे और राज्यसभा दे के टरका दिया गया, एक तरह से क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो यही वो अभी जो गाना गा रहे हैं ना, वो कल 5 बजे के बाद से वादा ना तोड़, इसीलिए गा रहे हैं कि उनका भी हाल गोगोई साहब जैसा ना हो जाए। और गोगोई साहब के साथ जो फोटो थी जो उनकी बुक में छपी हुई है, उसमें से देख लीजिए सबसे ज्यादा मुस्कुरा कौन रहा है, सबसे बढ़िया फोटो किसकी आई है वो देख लें, चंद्रचूड़ साहब की आई है। चंद्रचूड़ साहब लगातार ये इंटरव्यूज दे रहे हैं ताकि सरकार को ये संदेश मिल जाए कि भाई हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई और बड़ा पद चाहिए, राज्यसभा से बड़ा पद चाहिए। जैसे मेरे सीनियर ने कहा था ना गोगोई साहब ने, मगर वादा ना तोड़ क्यों गाना गा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। क्या मोदी जी ने इनका फोन उठाना बंद कर दिया 5 बजे के बाद से? ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, वो सब यही गाना गा रहे हैं। लेकिन आप ये और ये उनके साथ कोरस कर रहे हैं आप 5 बजे से कल। नहीं, आप इस कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी ने चंद्रचूड़ साहब का फोन उठाना बंद कर दिया? ये गाना क्यों गा रहे हैं, मैं तो उसकी बात से कह रहा हूँ। जो मेरे पास खबरें आ रही है, ये क्यों गाना गा रहे हैं? ये एक ही गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं ये। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ हिज इज ड्रेसिंग वेल एंड सिंगिंग, ही इज अ गुड सिंगर। आप कभी, आपकी अब तो मुलाकात होने के चांस होंगे, इनसे गाना सुनिएगा। तो वही गाना क्यों गा रहे हैं, मैं इससे शक में आ रहा हूँ। वैसे कोई बात नहीं है ऐसी, कोई मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात की कि मोदी जी ने फोन उठाना बंद कर दिया, ऐसा मुझे कोई डायरेक्ट। लेकिन नहीं, जैसे रियलिटी में गाया है वादा न तोड़ जी, वादा न तोड़ वाला जो सॉन्ग आप कह रहे हो, वो क्या उन्होंने वाकई में गाया है? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये तब से गा रहे हैं, कल 5 बजे के बाद से लगातार। नहीं, कहाँ गाया है उन्होंने ये? मतलब आप सब जगह। अब अगर उनके पास अभी भी कोई चला जाए तो वो यही गाना गुनगुना रहे होंगे, अभी जाके कोई देख लेंगे। अब क्यों गा रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छा ही लगता हो गाना, मैं उनके मन में तो घुस नहीं सकता। और मैंने तो पहले भी कहा है, ये जो इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, हाँ, जजिस के अंदर इंटेग्रिटी ही एक क्वालिटी होती है, एक ही, बाकी सब वो सीख सकते हैं। और उसके लिए जो चंद्रचूड़ साहब और इनके जो मित्रों ने जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आजकल, उसमें मेरे पास एक ही सोल्यूशन रह गया, वो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। हर महीने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो कम से कम मैंडेटरी होना चाहिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए कि ये जो जजमेंट्स दिए हैं, ये इन्होंने किसी एक ही सवाल होना चाहिए उसमें, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से दिए हैं या नहीं दिए हैं। जो भी जजमेंट हो दे महीने में, एक लाई डिटेक्टिंग टेस्ट और एक नार्को एनालिसिस टेस्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पास किए हैं ना, तो कोई इलीगल तो है नहीं। और ये वॉलंटियर करेंगे तो नार्को एनालिसिस टेस्ट भी एकदम
वॉलंटरी हो गया, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, इन्होंने खुद ही पास किया। तो मैं यही कह रहा हूँ, और इनको कोई इसमें कोई इनको रेजिस्टेंस भी नहीं करनी चाहिए जजेस को। और कुछ जजेस ऐसे हैं जो वॉलंटियर कर देंगे, मुझे पता है, हाई कोर्ट में भी सारे और सुप्रीम कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो वॉलंटियर कर देंगे, जी हमारा नार्को एनालिसिस कर लो, लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कर लो, नहीं हमने जो भी जजमेंट दिया उस पर। नहीं, मैं कह रही हूँ उसको लेकर एक बैकलैश भी हो सकता है, क्योंकि जजेस क्यों कराएं नार्को एनालिसिस टेस्ट, ठीक है वो आपका लॉजिक है, बट व्हाई शुड ऑल द जजेस बी रेडी? दिस इज लाइक सब्जेक्टिंग योरसेल्फ टू स्क्रूटनी। नहीं 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 नहीं, दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली प्रूव दैट माय इंटेग्रिटी इज इम्पेकेबल। मेरे ऊपर शक और शुबा किया ही नहीं जा सकता। तो कौन जज ऐसा होगा जो ऐसा टेस्ट आगे खुद 4 कदम चल के नहीं देगा? कोई उनको दबाव ना डाले। मैं कह चलिए वॉलंटरी कर दें, कर दें मोदी जी। मोदी जी कभी नहीं करेंगे पार्लियामेंट में बिल लाके काम, क्योंकि उनको खुद ना बैठना पड़ जाए एक दिन। ये है प्रॉब्लम। जो भी मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लाएं, खड़गे जी से गुजारिश कर रहा हूं कि ये बिल लाएं। हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं ना, वो हर महीने एक टेस्ट लिया करें। मैं देने के लिए तैयार हूं, अगर मैं तो किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन मैं अपने सारे केसेस के लिए मैं देने को लिए तैयार हूं। और मेरी ये है कि मैंने कभी महिलाओं के खिलाफ कोई केस नहीं लिया, मैंने कभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के खिलाफ कोई केस नहीं लिया। चाहे मुझे नारकोटिक्स वाले केस में लेता ही नहीं, चाहे मुझे 10 करोड़ का ऑफर क्यों ना हो जाए फीस के लिए, मैं लेता ही नहीं। ऐसे कुछ सवाल मुझसे भी पूछ ले कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी लॉबी का मेंबर तो नहीं हूं जो मैं चंद्रचूड़ साहब की बुराई कर रहा हूं। मैं नार्को एनालिसिस करने के लिए तैयार हूं। कराएं वो भी मेरे साथ लेट के, मतलब बेड पे 2 लेटेंगे, एक इधर एक इधर, मेरा भी करा ले और उनका भी करा ले। मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, कराएं। अब बोले कि मैं मुझे रिटायरमेंट में, वो कल उन्होंने एक और भी बहुत मजेदार बात बोली है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं तो जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। चलिए, अब मैं कैसे अनएम्प्लॉयड हो गया? अब तो वो रिटायर हो गए, मेरा तो काम बल्कि बढ़ गया है। और अभी मंडे से और पता लग जाएगा मेरा काम चंद्रचूड़ जी के लिए कैसे और बढ़ गया है। और क्योंकि मेरा चंद्रचूड़ साहब को मैं देख ही नहीं रहा हूं। नहीं मैं देख ही नहीं रहा ना चंद्रचूड़ साहब को, आई एम ब्लाइंड। आपने ये कहा कि मंडे से मेरा काम बढ़ जाएगा, तो मंडे से आप ऐसा क्या और कौन सा खुलासा करने वाले हैं? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट को बचाने के लिए, जुडिशरी की इज्जत को बचाने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। वो मंडे ट्यूसडे तक आपके सामने आ जाएगा। जो तो अब मैं अनएम्प्लॉय नहीं हुआ, मैं और ज्यादा एम्प्लॉयड हो गया। और मुझे एम्प्लॉयमेंट देने का काम सबसे बड़ा जुडिशरी को ठीक करने के लिए चंद्रचूड़ साहब ने किया। वरना मेरे सर पे तो जो देश का सबसे बड़ा काम अभी पड़ा हुआ है वो तो ईवीएम का है। तो लेकिन उसमें भी से भी टाइम निकाल के मैं चंद्रचूड़ जी के लिए अपना टाइम देने वाला हूं मंडे ट्यूसडे से, ये मैं उनको गारंटी कर रहा हूं। इससे नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयड मैं नहीं हुआ, और वो तो कभी अनएम्प्लॉयड हो ही नहीं सकते। और सुनिए मजेदार बात, चंद्रचूड़ साहब तो उन्होंने खुद भी बता दिया कि देखिए बड़ी अच्छी चीज है, ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए, और मैं क्योंकि चला जाऊं तो मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। ये तो उन्होंने पहले, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, तो क्या तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है, क्या साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि उनको कोई पद बहुत जल्दी मिलने वाला है और उनके बारे में कोई गलत राय ना बनाए? नहीं, तो वो अभी इनको ट्रिब्यूनल्स की याद क्यों आ रही है? ये ऐसा कौन सा उनके जो हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये जो इनकी ये जो गतिविधियां हैं, जो इनकी टिप्पणियां हैं, जो गैर मर्यादित टिप्पणियां हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, जुडिशरी का नाम नीचा कर रही हैं, तो वो यही तो कह रहे थे हम कि पोस्ट रिटायरमेंट के लिए कुछ होगा। और वो अभी रिटायर भी नहीं हुए, पहले से डिफेंड कर रहे हैं कि ये काम अच्छा है। एक और आज मुझे फिल्मों की याद आ रही है, बहुत एक संघर्ष फिल्म थी, दिलीप कुमार साहब और पृथ्वीराज जी थे उसमें, आपके दर्शक देखें तो उसमें दिलीप कुमार जो उनका पैतृक काम था ना, और बलराज साहनी साहब उनके बेटे थे पृथ्वीराज जी के, तो वो जो ठगी का काम करते थे पृथ्वीराज जी, वो अपने बेटे के नहीं किया, यानी कि बलराज साहनी जी ने नहीं किया, तो उसकी उन्होंने हत्या करा दी। और ये जब पोता था उसे अपने बेटे की तरह अडॉप्ट करके फोर्स करते थे कि तुम एक हत्या कर दो, भले ही मेरी कर दो, और उसको जस्टिफाई करते थे कि हत्या जो है बहुत हमारा जो है जो पारिवारिक कार्य है उसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये उस प्रकार से उसी फिल्म की अगर पैरेलल लिया जाए तो ये हत्या करने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पदों को लेना बहुत अच्छा काम है। अब मैं उसका भी जवाब दे देता हूं।
अगर ये इतने ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें के इंटेग्रिटी वाले लोग चाहिए, तो ये रिटायरमेंट वाले क्यों चाहिए भाई? सिटिंग जजेस को इसमें बना दिया जाए ना। और तब क्या होगा कि वो जो प्रोटेक्शन जो हाई कोर्ट जजेस को है, सुप्रीम कोर्ट जजेस को है, कि उनको हटाया नहीं जा सकता, इम्पीच नहीं किया जा सकता, सिर्फ इम्पीच ही किया जा सकता है और कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती, वो प्रोटेक्शन आ जाएगी। और उसकी जो एक तरीके से सरकार से जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। अब ये बात इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्या जो सिटिंग जजेस होते हैं वो इंटेग्रिटी वाले नहीं होते? सिटिंग जजेस को बना दें। चंद्रचूड़ साहब, इसका भी जवाब दे दीजिए। अब इसका जवाब आप कौन से न्यूज़पेपर में देंगे वो भी मैं सजेस्ट कर देता हूं, अगर आप चाहें तो। अडानी जी ने कोई न्यूज़पेपर भी खरीदा है अभी? नहीं, उसमें दे दें इस बात का जवाब कि भाई सिटिंग को बना दें। मैं ये कह रहा हूं, रिटायर्ड को मत बनाएं। और रिटायर्ड जजेस जो हैं उनसे, अब बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होने वाले हैं इस बात के लिए, ये जो एग्जॉर्बिटेंट फीस जो आर्बिट्रेशन के लिए मिलती है उसको भी थोड़ा कम कर दें, उसको भी एक नॉर्मलाइज कर दिया जाए। लाखों लाखों रुपए पर सिटिंग हमारे रिटायर्ड जजेस फीस लेते हैं आर्बिट्रेशन में और मीडिएशन कराने में। तो ये कौन से रिटायर हो रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए। और रिटायर होने के बाद लाखों रुपए वो भी मिलती है इन्हें पेंशन। तो उसके अलावा ये बुक्स भी लिख सकते हैं। तो वो गरिमा अगर मेंटेन करनी है ना तो किताबें लिखें, बच्चों को पढ़ाएं जाके। वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें माल इतना नहीं है, पैसे नहीं है। ये कौन सा तरीका? मतलब हमारे देश की संविधान की कीमत पे आप लोगों को इज्जत भी मिली, सब मिला, 65 साल तक की रिटायरमेंट एज भी मिली, सब कुछ मिला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और 62 साल हाई कोर्ट के जजेस के लिए। उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, अब चलिए हाई कोर्ट जजेस तो प्रैक्टिस कर ले, वो उनका एक ऐसा है कि वो तो एक खुला मैदान है, समुंदर है, उसमें तैर लें सब। लेकिन इनको आर्बिट्रेटर्स नियुक्त किया जाए, इनको ट्राइब्यूनल्स में नियुक्त किया जाए, इनको गवर्नर्स बनाया जाए, इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ये कौन सा न्याय है? तो मैं ये कह रहा हूं चंद्रचूड़ जी, अभी तो पता नहीं है ना महमूद, अभी तो पता ही नहीं है कि उनको क्या पद मिलने वाला है। अभी तो खाली वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ट्राइब्यूनल्स में क्या गलत है अगर उनको अपॉइंट किया जाए। नीलू जी, शायद मैं अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा बार बार बताने की। मैं चंद्रचूड़ साहब को नहीं देख रहा, मेरी आंखों से पट्टी नहीं हटी है, मेरी आंखों पे पट्टी है। मैं चंद्रचूड़ साहब के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं चंद्रचूड़ साहब जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, सारे और सब जजेस के लिए बोल रहा हूं। ईमानदार जो जजेस होंगे, इंटेग्रिटी वाले जो जजेस होंगे, वो वॉलंटियर करेंगे लाई डिटेक्टिंग टेस्ट का, नार्को एनालिसिस टेस्ट का, और अपनी जो वो जो अभी एक तो रेजोल्यूशन ही पास हुआ था ना कि सारे जजेस अपने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे। तो कुछ जजेस तो करते हैं और बहुत सारे जजेस नहीं करते। तो मैं चंद्रचूड़ साहब का तो एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। चंद्रचूड़ साहब से मेरी कोई जाति तो, अगर मैं साफ शब्दों में पूछूं, आप ये कह रहे हैं कि कल वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद सबसे पहली चीज हो कि चंद्रचूड़ साहब का लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट हो। उन्हें वॉलंटियर करना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, जो वो अपने आप को प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उन्हें वॉलंटियर कर देना चाहिए। जजमेंट्स के नाम मैं बता देता हूँ, लिस्ट। वैसे तो किसी भी जजमेंट को उनको देख लिया जाए, जो बड़ी इंपॉर्टेंस वाली या जो चर्चित जजमेंट है, किसी भी जजमेंट के लिए वो नार्को एनालिसिस टेस्ट दे दें। और किसी भी, और दूसरी बात, मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो, जो उन्होंने केसेस मार्क किए हैं, ईवीएम का केस मार्क किया है, दूसरे केस मार्क किए हैं, जो ऐसे जितने जितने काम किए हैं उन्होंने, उसके लिए भी नार्को एनालिसिस टेस्ट दे दें। दीपक मिश्रा साहब जज लोया का नार्को एनालिसिस दे दें कि वो केस क्यों मार्क हुआ था, वो बेंच क्यों बनी थी। और हमारे गोगोई साहब इस बात का नार्को एनालिसिस टेस्ट दे दें कि क्या उन्हें राज्यसभा से ऊंची चीज कोई वादा हुआ था। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं वही बात कहता हूं जिसके लिए मैं स्वयं तैयार हूं। मेरा भी नार्को एनालिसिस टेस्ट कर ले कि मेरा कोई एजेंडा या कोई प्रेशर ग्रुप या कोई मेरा लालच या वो तो नहीं है। क्या मैं कपिल सिब्बल जी के ग्रुप में तो नहीं हूं, या मैं कपिल सिब्बल जी के खिलाफ ग्रुप में तो नहीं हूं, या जो तीसरी लॉबी है सुप्रीम कोर्ट और हमारी जुडिशरी में जो लॉयर्स की लॉबी है, उसमें तो किसी का हिस्सा नहीं हूं। मेरा तो साफ आएगा, मुझे पता है, एकदम स्टेबल ऐसे।
कोई ऐसे नहीं होगा लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। वो तो अब अभी तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस एचटी के इंटरव्यू में और भी उन्होंने कई चीजें कही हैं, जैसे उनके फेथ को लेकर उनसे एक सवाल किया गया था कि यू हैव ऑफन बीन फोटोग्राफ्ड एंड फिल्म्ड एक्सप्रेसिंग योर फेथ एंड सम माइट से दैट दिस कुड अफेक्ट perceptions of impartiality, especially considering sensitive cases like Ayodhya and Gyanvapi, and that you heard as a judge. तो उसमें उनका कहना है कि भाई किसी एक जज को एथीस्ट नहीं होना चाहिए, और एथीस्ट हो तभी वो इम्पार्शियल जजमेंट्स दे, ये कोई जरूरी नहीं है, उनका ये कहना है। नहीं, शायद उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे बोला होगा कि किसी जज का एथीस्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा तो अगर बोला है तो बहुत ही बुरा बोला है कि एथिस्ट नहीं होना चाहिए। ये भारत का संविधान इजाजत देता है किसी को एथिस्ट होने की भी, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन हमारे जैसे लोग जो उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये देखिए फिर यही इसी बात को अगर देसी भाषा में बोला जाए तो मक्कारी बोला जाता है, डाइवर्जन। नहीं, मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, व्यूअर्स ना कंफ्यूज हो। महमूद एक सेकंड, उन्होंने ये जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने ये कहा, I do not think either constitutionally or how judicial institutions have evolved that only an atheist can be an independent judge. If people believe that a judge who is independent should be a non-believer, then they are completely wrong. Judges are entitled to their own personal beliefs, their own faiths. The Constitution guarantees a judge, like any other citizen, the freedom of religion and the freedom of conscience. Should a judge be hypocritical by saying that I will shut myself up in my own home, but I will not visit a place of hope, a place of faith of my religion? Again, I feel that that's not correct. Just as every individual citizen is entitled to visit their place of faith, they believe a judge is entitled to visit a place of faith. And believe me, judges don't just visit their own places of religion, which are associated with their faith. They visit places which professes other faiths as well. To suggest that a judge cannot impart justice simply because they have faith is misguided. Judicial decisions are based on reason, law and principles, and they are documented well. बताइए। मैं इनसे इस बात के लिए जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है, ये फ्रॉड है, इशू को डाइवर्ट करने के लिए है, ये बोल रहा हूं, लेकिन 100% एग्री करता हूं, 100%। और यही अपनी जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है ना इनका, उसको ये मिसयूज करते हैं इस तरीके से। बात ये हो ही नहीं रही है। आप मेरे सारे अपने इंटरव्यूज या कोई भी मेरा इंटरव्यू उठा के देखें, अब मैं अपना ये एग्जांपल देके बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने यही बोला है। बोला क्या है कि भाई साहब आप जो हैं मान्यवर, ये निजी पूजा में मोदी जी को अपने आगे खड़ा मत करो और उसको पब्लिकली डिस्प्ले मत कराओ, ये इंप्रेशन देने के लिए जानबूझ के कि मैं मोदी जी के सबसर्विएंट हूं, हम ये बोल रहे हैं। किसी ने भी, एक व्यक्ति ने ये कहा, बल्कि हमें तो तकलीफ ये हो रही थी कि मोदी जी से ज्यादा अच्छी आरती ये कर सकते थे, मैं ये बात पर्सनली जानता हूं, तो ये नहीं कर रहे। इशू आरती था ही नहीं, ये है मक्कारी, जिसको हम मक्कारी कहते हैं। इशू है कि मोदी जी को दिखा रहे हैं कि ये मेरे परिवार के हेड हैं और पब्लिकली दर्शा रहे हैं उसे। इशू ये है, ये दिखाने के लिए कि जो मोदी जी बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका देश का वो करेगा, इसीलिए जुडिशरी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये इशू है। हमने मना किया इन्हें, किसने मना किया ये पूजा ना करें, पूजा करने का मिसयूज ना करें। किसी ने बीजेपी को ये बोला है कि राम भक्ति ना करो, किसी भी बीजेपी के नेता को राम का के नाम का मिसयूज ना करो, अपना पब्लिसिटी मत करो, उससे वोट ना लो, ये मना है। किसी ने मना थोड़ी किया इन्हें, बिल्कुल हम तो ये मानते, देखिए मैं खुद रिलीजियस आदमी हूं, मगर मैं ये मानता हूं कि ये मैं अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो किसी सरकारी पद पे भी नहीं हूं। किसी ने देखा है मुझे मैं अपने साथ नमाज पढ़ने जाऊं जामा मस्जिद पे, मैं लेके जाऊं कैमरामैन, जैसे ये गए थे ना मंदिर में, ये प्राइवेट विजिट पे कभी नहीं जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से उसी दिन एक बार मंदिर में गए भी होंगे, साथ में इन्हें कैमरा भी चाहिए। अब वहां अपनी ड्रेस भी इन्हें खास तौर की चाहिए, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैमरा क्यों चाहिए मोदी जी की तरह इन्हें हर जगह, ये है सवाल। और फिर उसको इशू को डाइवर्ट करने के लिए और उसमें इनोसेंट विक्टिम बनने की चेष्टा करना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। किसने मना किया है इनको, हमने कब कहा है? बल्कि जो रिलीजियस होगा ना जज, और एथिस्ट भी होगा अगर वो इंटेग्रिटी वाला होगा, रिलीजियस में, क्योंकि ये होता है ना कि हर एक धर्म में
एक दो धर्मों को छोड़ के, या जो उनको भी धर्मों को ट्विस्ट कर लिया गया है। इंसाफ और बराबरी हर एक धर्म का वो है, बेंचमार्क है। खुद अपने परिवार के खिलाफ जाके भी, खुद अपने खिलाफ जाके भी जजमेंट करना, जहांगीर का न्याय क्या माना जाता है? उसने अपने पत्नी के खिलाफ ही, एक धोबी समुदाय के व्यक्ति को तीर लग गया था, वो शिकार कर रही थी, तो उसने अपनी पत्नी को भी सजाए मौत दे दी थी, और वो एक पक्का रिलीजियस आदमी था। तो रिलीजियस होना तो बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से रिलीजियस होना, क्योंकि हर रिलीजन क्या सिखाता है, क्योंकि दुनिया से तो बच जाऊंगा मैं। अब जैसे मैं हूं, मैं कोई भी अन्याय का काम करूंगा, अगर मैं पक्का रिलीजन का मानने वाला हूं अपना, तो मुझे डर लगेगा यार, ये मैं एक छोटे जो मुझसे पोस्ट में और या मेरे सामने कमजोर व्यक्ति है, इसके साथ न्याय कर रहा हूं, वो मुझे डायरेक्ट देख रहा है अल्लाह, मेरी तो बहुत बहुत बुरी हालत हो जाएगी जब आखिरी दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब ये व्यक्ति मेरा गिरेबान पकड़ेगा वहां पे, तो मेरे हाथ कांप जाएंगे उसके साथ कोई ज्यादती कर दे। बल्कि अच्छा होता है अगर कोई डीपली रिलीजियस आदमी हो, लेकिन फ्रॉड ना हो, रिलीजन का मिसयूज करने वाला ना हो, जैसे चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। ये है, किसने मना किया? और इनकी अयोध्या की जजमेंट जो कहां से लिखी गई है, इन्होंने खुद ही बताई। हमने पूछा था इनसे, किसी ने जाके, आप मुझे एक बात बता दीजिए। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि मेरा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इनको जाके मैंने और आपने जबरदस्ती की थी कि बताओ कि ये जजमेंट आपने नहीं लिखी, किसने लिखी? हमने पूछा था जाके, आप बताओ ना मुझे। ये खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही बता रहे हैं, और उसकी वजह भी है कि इन्होंने जुडिशियल इंटीग्रिटी को, जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, और खुद हमें इल्जाम दे रहे हैं कि आप लोग मेरी कही हुई गंदी घिनौनी बात को क्यों उसका काउंटर कर रहे हो। ताकि हम क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम से ना उठे, बावजूद इनकी गंदी घिनौनी हरकतों के। हम इसलिए कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि सब लोग चंद्रचूड़ नहीं होते, HR खन्ना भी होते हैं, जज लोया भी होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसीलिए हम बार बार HR खन्ना साहब का नाम लेते हैं, जज लोया का नाम लेते हैं। अभी रिसर्च एग्जांपल दे दें, जस्टिस शक्दर है, जस्टिस मुरलीधर है, कितने एग्जांपल दें हम आपको? नहीं, ये बात सही है कि कहा कि भाई राम जन्मभूमि का फैसला लिखने के लिए उनको भगवान की याचना करनी पड़ी। खैर, ये बात बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो जाएगी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर भी उन्होंने बोला, सेपरेशन ऑफ पावर्स में बोला, वो सारे पॉइंट्स रेपिटेटिव होंगे, इसलिए मुझे उन पॉइंट्स में जाना नहीं है। आज उनकी जो दो बातें थी, ट्राइब्यूनल्स वाली बात और दूसरी एथीस्ट पर, उस पर हमने काफी चर्चा की। और उसके अलावा आपने आज जो 2-3 बातें कही, आपने कहा कि सोमवार या मंगलवार से आप कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं, या फिर चंद्रचूड़ साहब को एक्सपोज करने में आप कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। उसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप कोई पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा एक्सपोजे है आपके पास चंद्रचूड़ साहब को लेकर? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो फिर कुछ घंटे इंतजार कीजिए, कुछ घंटे इंतजार कीजिए, क्योंकि गरिमाएं हम नहीं छोड़ सकते ना, संवैधानिक पदों की गरिमाएं हम लोग नहीं छोड़ सकते। आप इंतजार कर रहे हैं कि वो छोड़ दें, उसके बाद अम्बेडकरवादी दिए हैं, दिल से अम्बेडकरवादी हैं, दिखाने के लिए नहीं है। हम संवैधानिक पदों की गरिमाओं को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ घंटे और रुक जाएं। लेकिन आप एक्सपोज करेंगे चंद्रचूड़ साहब? आप ये जो कह रहे हैं ना, रिटायरमेंट हो गए और ये सोच रहे हैं ये अब रिटायर होके अपना एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति कोई कानून से ऊपर नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कानून से ऊपर नहीं है, ये हम दिखा देंगे। यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन का रिएक्शन, हर एक एक्शन का रिएक्शन भारत के संविधान में और कानून में मौजूद है, हर एक एक्शन का रिएक्शन। यानी कि आप चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़े करने की तैयारी में हैं? मैं नहीं, उनके कर्म करेंगे उन्हें। तो अब आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं बात, कि हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से चंद्रचूड़ साहब की हरकतों की वजह से इस देश की आम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना विश्वास ना खोएं। आप ये ना सोचें कल को कोई मुस्लिम जज आ जाएगा तो वो ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके जजमेंट पास करेगा किसी भी पक्ष के तरफ। ये ना सोचें कि कोई सिख जज आ जाएगा तो वो वाहेगुरु से कुछ डायरेक्शंस लेके कुछ जजमेंट पास करेगा, वो ऐसा मत सोचें आप, कोई बिल्कुल नहीं करेगा। भारत के संविधान के हिसाब से ही जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी, उसी हिसाब से जज फैसले करते हैं। कुछ बेईमान लोग हर जगह होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देकर आप ये ना सोचेंगे जुडिशियल सिस्टम और संविधान जो है
एक अच्छा डॉक्यूमेंट और एक अच्छा सिस्टम हमारा नहीं। ये हमारी गुजारिश। सवाल आपसे करूंगी महमूद, आपने कहा कि उनको कटघरे में खड़े करने की आप कोशिश करेंगे, आप उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल शाम को जब, या 10 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, तो कल जब वो पद से हट जाएंगे तो आपकी जो ये मुहिम है चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ, ये क्या मंगलवार से शुरू होगी? और जबरदस्त तरीके से होगी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ नहीं, हर उस करप्ट जज के लिए है, हर उस इमोरल जज के लिए है। हमारी तो जज इमोरल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ संवैधानिक सिस्टम से और 1997 के जो उनका एक फुल कोर्ट का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उसके लिए हम काम करेंगे। चंद्रचूड़ साहब क्योंकि उसका सबसे बड़ा वायलेट करने वाले एक उदाहरण है, तो इसलिए उनके नाम से या उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हमारी चंद्रचूड़ साहब से बिल्कुल, वो ही इज अ नॉन एंटिटी फॉर अस, एब्सोल्यूट नॉन एंटिटी। वो है क्या? एक नौकरी तो है देश की जनता के, और ईमानदारी से उन्होंने काम नहीं किया। इसके अलावा उनके पास क्या यूएसपी, बता दें आप मुझे। मैंने वो तो बता ही दिया कि 1000 तो दिल्ली में है ऐसे लॉयर्स जिनकी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, और 2-2, 5-5 साल के हैं, सिर्फ 5 साल से कम वाले बता रहा हूं मैं। तो उनमें अंदर कोई क्वालिटी है नहीं। एक क्वालिटी है, वो अब एक मैं उनको सलाह दे रहा हूं फ्री में। यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, तो ये कोई भी फैशन शो में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। उनके पोस्ट रिटायरमेंट जो है ना, वो बहुत सारे बेनिफिट वहां से भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पैसे वो मॉडलिंग करके कमा सकते हैं। ये मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। अगर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ही चाहिए तो वन ऑफ द मोस्ट पेइंग वुड बी दिस। और एक्टिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं। सलमान खान मार खा जाएगा उनके सामने, शाहरुख खान कुछ भी नहीं है उनके सामने, जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं। तो दो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे दी, और मैं उनसे कोई हिस्सा भी नहीं मांग रहा हूँ, कट नहीं मांग रहा हूँ कि जो उनकी इनकम हो इससे मेरी सलाह का प्रयोग करके उसमें से मुझे कुछ दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, ये तो उनकी चॉइस का मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आपने उनको सलाह दी, अब वो सलाह मानेंगे नहीं मानेंगे ये पता नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही है कि सोमवार छोड़कर मंगलवार से जो आप एक मुहिम चलाने वाले हैं करप्ट जजेस के खिलाफ, तो वो देखना होगा कि क्या कुछ आप उसमें करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेमो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने।